नमस्कार दोस्तों, आरपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि सभी ठीक होंगे, इस क्लास होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पिछले दो वीडियो में परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और हम वो चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ था, उसके बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे। हमने न्यूटन की खोज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसे न्यूटन की खोज 1932 में जेम्स एडविन ने न्यूटन की थी। ये कुछ अपने डिस्कस किया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। क्या पढ़ेंगे? बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो बोर का हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप भौतिक नियमों के अनुरूप नहीं होता है। जो रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप था वो भौतिक नियमों के अनुरूप नहीं था। तो 1912 में नील्स बोर ने संकल्पनाओं पर आधारित नया परमाणु प्रतिरूप दिया था। नील्स बोर ने कब परमाणु संकल्पनाओं पर आधारित परमाणु प्रतिरूप कब दिया था? नील्स बोर ने दिया था 1912 में परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है, ये दिया था। तो अब बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, तो उन्हें जो वर्ताकार पथ हो, जैसे ये वर्ताकार पथ हो गया, तो इनमें क्या इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है। ये और ये त्रिज्या होगी, इसकी ये त्रिज्या होगी और इसकी ये त्रिज्या होगी और इसकी ये त्रिज्या होगी, और 3 हो गई। ठीक है, ये हो गया। जो ये वर्ताकार कक्षा है इनको क्या कहते हैं? कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? कक्ष व कोष कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करें तो अपन इन कक्षों को नाम तो 1, 2, 3 या KLM से भी प्रदर्शित करते हैं। जो ये कक्ष है इनको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। या फिर अपन को प्रदर्शित किससे कर सकते हैं? जैसे K हो गया, L, M, N, O से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है h/2π। तो इनका कोणीय संवेग हो गया। अगर कोणीय संवेग की बात करें, ठीक है, कोणीय संवेग होगा mvr होता है। कोणीय संवेग mvr या फिर h/2π का गुणज होता है। कोणीय संवेग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में कक्षाओं में गति करते हैं तो उनको कक्षा कहते हैं। तो इन कक्षाओं का कोणीय संवेग की बात करें तो कोणीय संवेग mvr या फिर h/2π होता है। ठीक है, 2π का गुणज होता है जी, गुणज होता है। यहाँ तो अपनी यहाँ की बात करें तो h हो गया, h क्या हो गया? प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक ये हो गया। ठीक है, और m की बात करें तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अगर वेग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। और आर की बात करें तो आर कक्षा की त्रिज्या हो गई, ये हो गया। तो एक ये था कि कोणीय संवेग क्या किस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr या h/2 के गुणज होता है, ठीक है। और जिसमें h पलंग नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और r इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, जो वर्ताकार कक्ष की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ये निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु उच्च कक्षा से अगर इस कक्षा से निम्न कक्षा में आता है और बाहर वाली कक्षा से निम्न, ये ज़्यादा बाहर वाली हाईएस्ट कक्षा हो गई, जो निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर हाई से कम में आएगा तो उसके पास पहले ज़्यादा ऊर्जा थी तो उसको चक्कर लगाने के लिए कम ही ऊर्जा चाहिए, मतलब कम लो सर्किल में आ रहा है तो उसको बाकी ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा। और अगर बात करें निम्न कक्षा से अगर हाई कक्षा की ऊर्जा है तो पहले पास उसकी जो ऊर्जा थी कम वाले कक्ष में वो चक्कर लगा रहा था, कम त्रिज्या वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। अब वो उससे ज़्यादा वाले त्रिज्या वाले कक्ष में अगर चक्कर लगाता है तो उसको जो ऊर्जा थी उससे अब ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो ज़्यादा ऊर्जा लगाने को पड़ेगी तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो मतलब उसको ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो क्या हो गया, निम्न से हाई में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो अवशोषित करेगा, ठीक है। ये था बोर का परमाणु प्रतिरूप। अगर तो ये बात करें तो ये हो गया बोर का परमाणु प्रतिरूप। इसको देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन होता है, धनावेश होता है। ये था हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिरूप। अगर बात करें अपन आगे बात करें परमाणु का आकार, अगर परमाणु के आकार की बात करें, परमाणु का आकार, अगर परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार कैसे क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो किसी यौगिक में विलगित परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक है उसके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की मतलब बाह्यतम कोश से दूरी है ना, इसको क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। परंतु न तो परमाणु को विलगित कर सकते हैं और न ही नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को साधारण तरीके से नापी जा सकती है। तो ये क्या कहते हैं, न तो परमाणु को ये विलगित कम कर सकते हैं या फिर न ही मतलब बाह्यतम कोश की दूरी को मतलब इस दूरी को नाप सकता है, ठीक है। ये ना चाह रहा है दूरी को साधारण तरीके से नापी जा सकती है। तो अतः परमाणु त्रिज्या को इस प्रकार समझा सकते हैं। तो परमाणु त्रिज्या इस प्रकार समझ ही सकते हैं, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या होती है। कौन कौन सी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या हो गई। अगर बात करें सहसंयोजक त्रिज्या की तो समान परमाणुओं द्वारा बनाए गए एकल संयोजक बंध की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मतलब कोई भी समान परमाणु है, ये समान परमाणु है द्वारा बनाए गए एकल सहसंयोजक बंध, इनके द्वारा एकल बंध बनाया गया बंध की दूरी का आधा। अब इनकी जैसे कि बंध ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा बंध, ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में ये दूरी हो गई, तो दूरी हो गई। तो ये इस दूरी का आधा है ना, ये दूरी है ना, इसका आधा ही क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो दो बोलना चाह रहा है कि दो समान परमाणुओं द्वारा बनाए गए एकल संयोजक बंध
एकल संयोजक बंध की दूरी का आधा संयोजक त्रिज्या कहलाता है। जैसे क्लोरीन के 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा, जो 2 क्लोरीन है उन ये संयोजक बना रहे हैं, इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा 99.99 एंगस्ट्रॉन होता है कि परमाणु त्रिज्या माना जाता है, जिसे माना जाता है। अगर बात करें एंगस्ट्रॉन की, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये तो था सहसंयोजक त्रिज्या। अब अगर धात्विक त्रिज्या की बात करें, किसकी? धात्विक त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या की बात करें, धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य की अंतरा नाभिक की दूरी का आधा परमाणुक त्रिज्या कहलाता है। ये भी वो ये धात्विक क्रिस्टल उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य के अंतर नाभिक की दूरी, मतलब नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। ये भी वो बोलना चाहता है कि जैसे ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये परमाणु हो गया और ये परमाणु हो गया, ये दोनों के नाभिक हो गए, इनके बीच की दूरी ये हो गई और इसका आधा ही परमाणु त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये बंद लंबाई होती है और ये इनके बीच में ये बंद लंबाई हो गई, इसको बंद लंबाई कहते हैं। अब बात करें, ये तो होगी त्रिज्या के बारे में, तो अब बात करें परमाणु के द्रव्यमान पर। अगर परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है। जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का क्या एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है। तो डाल्टन के इस सिद्धांत से स्थिर अनुपात के नियम को आसानी से समझा सकता है। जो डाल्टन ने जो कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इस डाल्टन के इस सिद्धांत के से स्थिर अनुपात में के नियम को आसानी से समझा जा सकता है। तो स्थिर अनुपात का नियम है, उसको इस डाल्टन के परमाणु द्रव्यमान से समझा जा सकता है। तो अतः वैज्ञानिक इसके प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मानने की और अग्रसर हुए तथा संयोजन नियमों के उपयोग से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान याद किया गया। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके नियमों से याद किया गया? संयोजन नियमों के से। तो व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो क्या कहा? तो व्यवहारिक रूप से अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान की बात करें, तो व्यवहारिक तौर पर परमाणु का द्रव्यमान किसको कहते हैं या किसके कारण होता है? वो होता है प्रोटॉन व किसी कारण न्यूट्रॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, ये होता परमाणु द्रव्यमान होता है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों को, तो इसको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जैसे ये अपने पता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है वो उसके या नाभिक में स्थित हो, नाभिक में ही होता है। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 एटम मास यूनिट का होता है। तो इसमें उपस्थित 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के कारण है। जैसे कि मतलब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये AMU का मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया। तो परमाणु के जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु में द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU। ठीक है,
अब इसमें 16 mu कैसे हुआ है ये बात करते हैं। तो 16 mu कैसे हुआ, तो इसमें 8 तो क्या है, 8 तो प्रोटॉन हो गए और 8 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या हुआ, 16 mu हुआ। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान देखें तो नाइट्रोजन परमाणु का कितना होता है, नाइट्रोजन परमाणु को देखें तो नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान देखे कितना होता है, 14 AMU। AMU का मतलब समझते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई ये होता ही है, ये होता है। तो इसमें अगर उसकी बात करें तो इस कैसे हुआ, इसमें 7 तो प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन हो गए। तो 7 + 7 = 14 इसका द्रव्यमान हुआ। ठीक है, ये हुआ। अगर एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या ए से पर जो इसमें अगर बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है उसको ए से डिनोट करते हैं। और किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को किसी डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान को, न्यूट्रॉनों की संख्या को, द्रव्यमान की संख्या को क्या बोलते हैं, एन से। तो एक फॉर्मूला होता है, एक क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हो गया। अगर एन की बात करें तो एन क्या है, एन हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब पर ये तो हो गए द्रव्यमान के बाद। द्रव्यमान, कोई परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है। ये तो हो गई द्रव्यमान संख्या के बाद हुआ। अब करते हैं परमाणु का भार। अब परमाणु भार की बात करें तो अपन परमाणु संरचना के अध्ययन के साथ ही इलेक्ट्रॉन पर मास का ज्ञान हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान के अनुपात का ज्ञान हो गया। कालांतर में परमाणु के भार का ही निर्धारण कर लिया गया। ये बात ये बोलना चाह रहा है, जो अपने डिस्कस कर रहे थे वो था परमाणु भार। परमाणु भार की बात करिए तो अगर इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार याद करना है तो अगर अपने को पास E/m ये याद है तो अपने को परमाणु भार भी याद है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान। प्रारंभ में सबसे छोटे हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 इकाई मानकर उसके सापेक्ष अन्य तत्वों के परमाणु के भार परिकलित किए गए तथा परमाणु भार की परिभाषा दी गई। किसी भी तत्व का परमाणु भार व संख्या